नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी हम इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन का अध्ययन कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो वर्ण के बाद में जो कर्म आता है वो आता है शब्द का। किसका आता है? शब्द। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत और क्लास के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत इन सब चीजों का हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे सब, क्योंकि हिंदी का मूल आधार यही है। और जब इन चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं है तो हिंदी पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं शब्द विचार की। और ये जो वीडियो है वो सबके लिए उपयोगी, जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी जहां भी आ रही है उन सब के लिए ये उपयोगी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो अब देखें शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द कहते किसे। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण, क्योंकि ये था वर्ण, वर्ण से था शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। वर्ण से बनता है शब्द और शब्द से बनते हैं वाक्य। तो वर्ण हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहा गया था वर्ण। अब आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो शब्द की जो परिभाषा है वो है वर्णों के सार्थक समूह। देखो, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं सार्थक और निरर्थक। दूसरा क्या होता है? निरर्थक। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ न निकले, वो है निरर्थक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सार्थक समूह की। तो वर्णों का सार्थक समूह यानी जिसका निश्चित अर्थ निकल रहा हो वो क्या कहलाता है? सार्थक। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय तो अर्थ है, वाय क्या है? तो वाय है वो क्या है? निरर्थक शब्द है। भाई चाय का सार्थक अर्थ निकल रहा है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना, खाना ठीक है, वाना क्या है? तो ये वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। तो शब्द की जो परिभाषा होगी वो क्या बनेगी? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए सूत्र समझ में। तो यही है हम पर शब्द का एक प्रकार हो गया। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। बाकी और भी खूब आते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है। अब हम इससे आगे देखते हैं शब्द के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। तो शब्द जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? वर्णों से बन रहे हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा गया है। और शब्द के जो प्रकार है वो विभिन्न रूपों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर उत्पत्ति के आधार पर। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें नंबर 1 पर है तत्सम, नंबर 2 पर है तद्भव, नंबर 3 पर है
देशज और नंबर 4 पर है विदेशज। विदेशज, ठीक है। ये है उत्पत्ति के आधार पर। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के होते हैं, या निम्न में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे से क्या समझ में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। अब उसके बाद हम लेते हैं नंबर 2 पर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, इसमें नंबर 1 पर आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और नंबर 3 पर आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। आगे से क्या समझ में, यह है किसके आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। पहले हमने जो पढ़ा था वो था उत्पत्ति के आधार पर। यह है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो करते हैं रचना के आधार पर। ये रचना के आधार पर हो गया था। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो है 2 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 पर आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द। और नंबर 2 पर आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है। ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। आगे सबके बात समझ में। तो ये है प्रयोग के आधार पर। उसके बाद में आते हैं अर्थ के आधार पर। तो उसका मंदिर बाद में करेंगे। आज हम इन 3 को देखते हैं। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, एक है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने जो शब्द देखे वो थे 3 प्रकार के। ये ऐसे लिख लेंगे हम। नंबर 1 पर रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर
यौगिक शब्द और नंबर 3 पर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये किसके आधार पर है? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ सभी के मान है किसी भी जो कोई भी शब्द है वो रूढ़ हो जाना किसी एक के लिए, वो कहलाता है रूढ़। तो रूढ़ शब्द कहते हैं किसे, उसका अध्ययन हम करेंगे। देखो, वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ किसे कहेंगे? वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं तथा उनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। और वो किसी एक के लिए रूढ़ होकर के रह गए हैं, किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए हैं। जैसे मान लो ये शब्द है पेड़, ये 2 वर्णों के मेल से बना है, पे और प्रे। अब इनके जब हमने टुकड़े कर दिए तो इनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, इनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। और जो ये पेड़ जो शब्द है वो एक हरे भरे वृक्ष के लिए, उसके लिए रूढ़ हो चुका है। एक टहनी है, उसका वो एक वृक्ष जो लगा हुआ है और उसके वो हरा भरा है, तो उसके लिए उन लोगों ने रूढ़ कर दिया है पेड़ शब्द। तो वो पेड़ अब है वो उसी के लिए रूढ़ होकर के रह गया, इसलिए ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द है। जैसे रोटी शब्द है, इसको जब हम तोड़ते हैं, इसके जब टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करने पर इनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। और ये जो रोटी शब्द है वो एक गोल गोल जो वस्तु है और जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं, उसी के लिए रूढ़ होके रह गया है और किसी दूसरे के लिए रोटी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो क्या जाएगा? रूढ़ शब्द है। क्या जाएगा? रूढ़ शब्द। अर्थात वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से मिलके बने हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर उनके निश्चित अर्थ नहीं निकलते, वो क्या जाते हैं? रूढ़। जैसे मान लो कपड़ा शब्द है, अब इनको जब टुकड़े करते हैं तो दोनों का निश्चित अर्थ इसमें नहीं। अब चलो कप का मान है, कप का निश्चित अर्थ निकल रहा है लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता और वह किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे सबके बात समझ में? तो देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो 2 वर्णों के मेल से बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता, निश्चित अर्थ नहीं निकलता है और वह किसी एक के लिए
रूढ़ हो गए हैं, किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें, वे किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे सबके बात समझ में, वे शब्द जो दो वर्णों के मेल से बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है और वे किसी एक के लिए रूढ़ हो गए, किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे पेड़, रोटी, कपड़ा, थाली, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द। इनके जब भी टुकड़े किए जाएंगे तो इनका निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यह है रूढ़ शब्द की परिभाषा। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द है वो किससे मिलकर बना है? योग प्लस इक, यानी इसमें इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय लगने से क्या बन गया है? यौगिक शब्द बना है। ठीक है, यानी दो वर्णों से, दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, और दो शब्दों के मेल से मिलके बनने पर, और जब इनके जब टुकड़े किए जाते हैं तो दोनों के भी निश्चित अर्थ निकल रहे हैं, इन दोनों के निश्चित अर्थ निकल रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो इसमें क्या जाएगा? वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ निकलता हो, निश्चित अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आगे सबकी बात समझ में, यानी वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से, यानी योग और इक, यौगिक स्वयं जो शब्द है वो भी दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, और जब इस यौगिक शब्द के टुकड़े किए गए तो दोनों का निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे मान लो शब्द है हिमालय, क्या है? हिमालय जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से मिले, जब इनके टुकड़े किए गए, हिम और आलय, हिम और आलय, तो ये दो, इनके जब टुकड़े किए गए तो ये दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है हिमालय शब्द, और इन दोनों के निश्चित अर्थ निकलते हैं। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है, ठीक है, तो ये बर्फ और गर्म, इन दोनों का निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। यानी वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलके बने हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ निकलता है, उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास,
इनसे बने जो भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनसे बने जो भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनसे बनने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वो दो शब्दों के मेल से मिलके बने हैं और इनके टुकड़े करने पर इनका अलग अलग अर्थ या निश्चित अर्थ निकलता है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ जो शब्द है, योग और रूढ़, देखो योग आ रहा है इसका, ये जो योग आ रहा है वो किसका आ रहा है? यौगिक शब्द में से, इसमें से। और रूढ़ जो शब्द है वो किससे आ रहा है? यहां से, रूढ़ शब्द से। यौगिक, योग रूढ़ जो शब्द बना है वो योग आ रहा है यौगिक का और रूढ़ आ रहा है इस रूढ़ शब्द का, तो दोनों का आ रहा है, तो दोनों का मेल इसके अंतर्गत होगा। अब वो मेल किस प्रकार से होगा तो वो देखें, योग है इसका मतलब यौगिक शब्द होंगे। क्या होंगे? यौगिक शब्द। तो वे यौगिक शब्द, वे यौगिक शब्द। ठीक है, देखो योग रूढ़ आ रहा है तो योग का क्या जाएगा? यौगिक शब्द, तो वे यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द हमने लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि दो शब्दों के मेल से बने होंगे। यौगिक शब्द हमने लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? ये दो शब्दों के मेल से बने होंगे और इनके टुकड़े करने पर इनका निश्चित अर्थ भी निकलता है। आगे से क्या समझ में? यहां हमने यौगिक शब्द लिखा है, इसका मतलब है इस योग रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द होंगे। क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे जो दो शब्दों के मेल से बने होंगे और इनके टुकड़े करने पर इनका निश्चित अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, तो वे यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ निकलता हो। ठीक है, ये यहां तक बात आ गई यौगिक शब्द की। किसकी बात आ गई है? यौगिक शब्द की, जो दो शब्दों के मेल से बने हो तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ निकलता हो। अब हम बात करें दूसरा रूढ़ की, तो इसके अंदर जो रूढ़ शब्द आया है वो यहां पर, ये जो था किसी एक के लिए रूढ़ होना, तो ये योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द तो होंगे लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए हैं। यानी वो दो शब्दों के मेल से मिलकर बने हैं, उनके टुकड़े करने पर उनका निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन वो क्या हो गए? किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए। निश्चित अर्थ निकलता हो तथा किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए हैं। किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए हैं। कैसे? जैसे एक शब्द आता है दशानन, क्या आता है? दशानन शब्द आ रहा है। दशानन जो शब्द है वो 10 और आनंद से मिलके बना है। 10 और आनंद दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। ये क्या बना है? दो शब्दों के मेल से मिलकर के बना है और दोनों के टुकड़े करने पर अलग अलग दोनों का अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन दशानंद जो शब्द आता है और दशानंद शब्द आते ही हमारा जो ध्यान जाता है, यानी जो वो किसी एक के लिए रूढ़ हो गया, वो किसके लिए हो गया है? रावण के।
दशानन शब्द किसी एक के लिए रूढ़ हो गया, वो किसके लिए हो गया? रावण के लिए। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो है लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो गए, रूढ़ होकर रह गए, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोगों ने यहां पर लिखा था उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से बनने वाले सारे शब्द है वो यौगिक शब्द है, ठीक है। तो समास के अंतर्गत हम लोग एक समास का प्रकार पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो इस बहुब्रीहि समास से बनने वाले जो भी शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। बहुब्रीहि समास से बनने वाले जो शब्द है वो क्या आएंगे? योगरूढ़ शब्द से। जैसे गजानन शब्द है, गजानन शब्द है, गज और आनंद से मिलके बना है, गज और आनंद से मिलके बना है, ये गज और आनंद। लेकिन गजानन शब्द जैसे ही आता है तो वो गजानन है वो गणेश भगवान के लिए रूढ़ होकर के रह गया है, इसलिए यौगिक शब्द भी है और किसी एक के लिए रूढ़ होकर रह गए। तो बहुब्रीहि समास में यही होता है, इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। तो बहुब्रीहि समास के बनने वाले सभी शब्द वो क्या होंगे? योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। बहुब्रीहि समास से बनने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे? योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब परीक्षा के अंदर पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है या कौन सा योगरूढ़ शब्द है या कौन सा रूढ़ शब्द है, तो हमें कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और हमें उसकी पहचान करनी होगी। तो इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि रूढ़ शब्द है वो दो शब्दों के मेल, ये दो वर्णों के मेल से मिलकर बनता है और इनके टुकड़े करने पर वो उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है और वो किसी एक के लिए रूढ़ हो गए। जबकि यौगिक शब्द के अंतर्गत दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है और दोनों के निश्चित अर्थ भी निकलते हैं। और योगरूढ़ के अंतर्गत यौगिक शब्द तो है लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण है वो सब क्या कहलाएंगे? योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे इसके बाद समझ में। तो आज हमने जो ये अध्ययन किया है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इन सब की हमने परिभाषा लिखी है और इनको पहचानने का तरीका हमने देख लिया है। तो यौगिक शब्द के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय संधि समास वो यौगिक शब्द होंगे और बहुब्रीहि समास योगरूढ़ शब्द, बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? योगरूढ़ के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब है जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण। एक जैसा शब्द आता है त्रिनेत्र, तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 3 नेत्र दो शब्दों के मेल से बना है लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? शिव जी के लिए रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? योगरूढ़ शब्द। सबके समझ में आ गया होगा। आज हमने जो भी ये पढ़ा है, पहले तो हमने ये शब्द के प्रकार पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो थे वो थे 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद हमने रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद में हमने प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो आज हमने एक इस रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़े हैं जिसके ये 3 वेद है। इन तीनों वेदों की परिभाषा और इनके उदाहरण हमने देखा है। तो आशा करता हूं आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया वो सब समझ में आ रहा है। और इससे पिछले वीडियो भी है जो हमने अपलोड किए हैं, उसके अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ाया गया था, वर्ण विचार को समझाया है। और तो आप लोग उसे भी देखें और इस लॉकडाउन के अवसर पर समय का सदुपयोग करते हुए इसको अच्छे से पढ़ें, ताकि ये ऐसी चीज है, ये ऐसा विषय है, आप यदि कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम देते हो और उस कंपटीशन एग्जाम के अंदर हिंदी जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसके अंतर्गत आपको इनसे सवाल देखने को जरूर मिल जाएंगे।
तो आप आराम से इसको अच्छे से देखें, बार बार देखें, और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते जाएं। धन्यवाद।